मैं और मेरा सबसे अच्छा दोस्त लुका छिपी खेल रहे थे, लेकिन मैं एक बार छिपा तो पूरे 3000 साल तक बाहर नहीं निकला। इस दौरान वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया, जबकि मैंने खुद को और गहराई से छिपा लिया, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद मुझे लंबी उम्र तो मिली, लेकिन मैं सबसे ताकतवर नहीं बन सकता था। और मेरा वही दोस्त, जो अब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था, हमेशा जिंदा भी नहीं रह सकता था। मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ पूरी तरह छिपा लिया है, लेकिन 6000 साल बाद अचानक उसे मेरी याद आ गई, क्योंकि उसकी पत्नी सू छिंगयान की उम्र अब खत्म होने वाली थी। मरने से पहले सू छिंगयान ने उससे कहा कि उनके पुराने साथी लगभग सब मर चुके थे, लेकिन एक इंसान बहुत पहले अचानक गायब हो गया था, और वो जानना चाहती थी कि आखिर उसका क्या हुआ। जब मेरे बारे में बात चली तब उसके चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं दिखा। कभी हम दोनों साथ बैठकर शराब पीते थे और दुनिया जीतने की बातें करते थे। उसे यकीन नहीं था कि मैं अब तक जिंदा हूँ या नहीं, लेकिन उस दौर में मुझे भी सम्राट बनने के सबसे बड़े दावेदारों में गिना जाता था। फिर मैं अचानक गायब हो गया। सू छिंगयान ने कहा कि वो दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, फिर भी उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं जिंदा हूँ या मर चुका हूँ। उसने जवाब दिया कि मैं खुद अपनी मर्जी से गायब हुआ था। उसके हिसाब से मैं काफी लंबे समय तक जिंदा रहा और शायद अब भी कहीं छिपा बैठा हूँ। ये उसकी सहज भावना थी। उसे लगता था कि गायब होने के बाद भी मैं मरा नहीं था। तभी किसी ने पूछा कि अगर मैं जिंदा था तो फिर कभी सामने क्यों नहीं आया। उसने ठंडे अंदाज में जवाब दिया कि जो इंसान खुद को छिपा कर रखता है वो जरूर किसी चीज से डर रहा होता है। सू छिंगयान जल्दी ही उसकी बात समझ गई। उस दौर में मैं सम्राट बनने से बस एक कदम दूर था। ऐसी हालत में अगर मुझे किसी चीज से डर लगता तो या तो वो कोई खतरनाक जीव होता या फिर सम्राट बन चुका वही आदमी। सू छिंगयान ने पूछा कि अगर मैं उससे डरता था तो आखिर उसकी वजह क्या थी। उसने हंसते हुए कहा कि शायद मेरे पास कोई ऐसा राज था जिसे मैं उससे छिपाना चाहता था। उसे खुद पर पूरा भरोसा था। ये कहते ही उसके शरीर से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। सम्राट की भयानक आभा पूरे तारों भरे आसमान में फैल गई। दुनिया कांप उठी। अब वो इस युग की सबसे ऊंची शक्ति बन चुका था। सू छिंगयान ने पूछा कि क्या उसने कभी सच में मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसने साफ कह दिया कि उसने कभी कोशिश नहीं की। उसके मुताबिक चाहे मैं किसी भी वजह से उससे बच रहा था, उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो इस युग का सम्राट था। सू छिंगयान ने हल्के व्यंग्य में कहा कि फिर तो मैं बेवजह उससे डरकर कहीं छिपा बैठा हूँ। उसी समय तारों भरे आसमान के बेहद दूर हिस्से में मैंने भी उसकी सम्राट वाली आभा महसूस की। मैं मन ही मन बड़बड़ाया कि फिर से ये क्या तमाशा शुरू कर दिया। सम्राट बन गया तो क्या पूरी दुनिया को परेशान करेगा। समय तेजी से बीतता गया। 1000 साल और गुजर गए। अब मेरी उम्र लगभग 10,000 साल हो चुकी थी, लेकिन मेरे शरीर की जीवन शक्ति अब भी उफान पर थी। मेरी उम्र की सीमा जैसे खत्म ही नहीं होती थी। यहाँ तक कि सम्राट भी ज्यादा से ज्यादा 20,000 साल तक ही जीते थे, लेकिन मुझे इस लंबी उम्र से खुशी नहीं मिलती थी, क्योंकि इसी वजह से मैं असली सम्राट के स्तर तक नहीं पहुँच सकता था। फिर भी मैंने ताकत की तलाश छोड़ने से इनकार कर दिया। अगर लंबी उम्र पाकर भी सबसे ताकतवर न बन पाऊं तो ऐसी जिंदगी अधूरी लगती थी। इसलिए मैंने हजारों साल लगाकर अपनी मुख्य डाव को पूरी तरह निखारा। वो थी थंडर डाव। अगर सिर्फ डाव की बात की जाए तो मैं किसी भी तरह उससे कमजोर नहीं था। बस फर्क इतना था कि मेरे पास सम्राट वाला ओरिजिन सोर्स नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों की कोशिशों के बाद मुझे आखिर एक रास्ता मिल गया। अगर कई अलग अलग डाव को साथ में समझ लिया जाए तो सम्राट जैसी ताकत के करीब पहुंचा जा सकता था। दूसरों के लिए ये रास्ता लगभग नामुमकिन था, लेकिन मेरे जैसे लंबे जीवन वाले इंसान के लिए यही सबसे सही रास्ता था। उस समय मेरे शरीर के चारों तरफ बिजली चमक रही थी। मैं लाइफ सोर्स डाव को समझने ही वाला था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसी समय एक बहुत बड़ा षड्यंत्र शुरू हो चुका था। उस वक्त वो कई विशाल कब्रों के सामने खड़ा था। वो सब उसके पुराने साथियों और करीबियों की कब्रें थीं। हाल ही में वहाँ एक नई कब्र भी बनी थी। वो उसकी पत्नी सू छिंगयान की थी। उसके चेहरे पर दबा हुआ गुस्सा साफ दिख रहा था। उसकी उम्र अब बस कुछ 100 साल ही बची थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके पास पहले से इमॉर्टल मेडिसिन मौजूद थी। वो चाहे तो एक और जीवन पा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर उसका इस्तेमाल नहीं किया। उसने आसमान की तरफ देखते हुए सोचा कि क्या कोई मूर्ख उसके जाल में फंसेगा। वो अपने जीवन के सबसे कमजोर समय का नाटक कर रहा था, ताकि उन दुश्मनों को बाहर निकाल सके जो हमेशा छिपकर उस पर नजर रखते थे। इस दुनिया में बाहरी राक्षस भी थे और अंधेरे में छिपे पुराने खतरनाक जीव भी। उसने सोचा कि वो खतरनाक जीव बहुत अच्छी तरह छिपे रहते थे, बिल्कुल मेरी तरह। यहाँ तक कि उसने एक पल के लिए ये भी सोचा कि कहीं मैं भी किसी खतरनाक अस्तित्व जैसा तो नहीं बन गया। अगर ऐसा होता तो मेरा उससे बचना समझ में आता। कम से कम फिर दोबारा मुलाकात तो होती। हालांकि वो मिलते ही मुझे मार डालता। कुछ 100 साल और बीत गए। मैं अब भी अपनी डाव को समझने में डूबा हुआ था। तभी मैंने महसूस किया कि वो फिर से मरने का नाटक कर रहा था, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हुआ। अगर उसके पास सच में इमॉर्टल मेडिसिन नहीं होती तो हालात इतने शांत नहीं रहते। स्पष्ट था कि वो अपने दुश्मनों को बाहर निकालना चाहता था। मैं मन ही मन उसकी खराब एक्टिंग पर हंस रहा था, लेकिन तभी अचानक दुनिया के बाहर से भयानक कंपन उठा। पूरा तारों भरा आसमान हिल गया। दुनिया भर के लोग डर गए। कुछ लोग समझ ही नहीं पाए कि अचानक क्या हो गया। उन्हें लगा युद्ध शुरू होने वाला था। उसी समय आसमान की सबसे ऊंची जगह पर अचानक एक प्राचीन सीढ़ी प्रकट हुई। वो नजारा इतना विशाल था कि पूरा आसमान ढक गया। लोग डर और हैरानी से कांप उठे, क्योंकि ऐसी चीजें सिर्फ प्राचीन कथाओं में सुनने को मिलती थी। यहाँ तक कि मैं भी खड़ा होकर दूर आसमान को देखने लगा। मैं जानना चाहता था कि आखिर उसके
उसके साथ क्या चल रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भयानक कंपन धीरे धीरे शांत होने लगे। प्राचीन सीढ़ियां भी गायब हो गईं। पूरा संसार फिर शांत हो गया। तब मुझे समझ आ गया कि वो अभी मरने वाला नहीं था। उन खतरनाक जीवों ने उसकी असली हालत पहचान ली थी, लेकिन उसकी चाल पूरी तरह बेकार भी नहीं गई। उसे कम से कम ये पता चल गया कि उसके दुश्मन कहाँ छिपे थे। मैं हल्की हंसी के साथ वापस बैठ गया, फिर अपनी कल्टीवेशन में डूब गया। लेकिन मैंने उसे कम आंका था। जैसे ही उसने अपनी सम्राट वाली ताकत वापस पाई, वो सीधे अपने दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसने पूरे आसमान को हिला दिया, प्राचीन फॉरबिडन जोन तक को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। उसकी ताकत देखकर पूरी दुनिया कांप उठी। मैंने भी उसकी ताकत देखकर मन ही मन उसकी तारीफ की, लेकिन मैं जानता था कि हमारा रास्ता अलग था। इसके बाद एक भयानक जीव गहरे अंधेरे से बाहर गिरा। उसके शरीर में सम्राट का दिव्य भाला धांसा हुआ था। फिर वो सीधे दुनिया के बाहर वाले क्षेत्र में घुस गया और दूसरे खतरनाक जीवों पर हमला कर दिया। उस युद्ध का नतीजा किसी को नहीं पता चला। आखिर में वो वापस लौट आया, लेकिन कोई भी उसकी हालत देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। समय तेजी से गुजरता गया। 8000 साल और बीत गए। अब मेरी उम्र 18,000 साल हो चुकी थी। मैंने लाइफ सोर्स डाओ को पूरी तरह मास्टर कर लिया था। मैं 8000 साल पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरा रास्ता सही था। इस युग में सम्राटों को छोड़ दिया जाए तो मुझे भरोसा था कि मैं किसी को भी कुचल सकता था। इन 8000 सालों में वो भी लगातार हलचल मचाता रहा। मेरी जानकारी में उसने कई फॉरबिडन जोन में घुसकर तबाही मचाई, यहाँ तक कि तारों भरे आसमान की गहराइयों में छिपे खतरनाक जीवों का भी शिकार किया। मुझे हमेशा लगता था कि वो किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहा था, लेकिन पिछले 1-2 हजार सालों में वो अचानक शांत हो गया। उसने दुनिया के सामने आना लगभग बंद कर दिया और मैं भी अपनी कल्टीवेशन में इतना डूबा था कि उसकी ज्यादा परवाह नहीं करता था। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पूरी दुनिया की डाव अचानक बदलने लगी। हर तरफ अलग तरह की ऊर्जा फैल गई। इसका मतलब साफ था, अब वो सम्राट दुनिया से गायब हो चुका था। नई पीढ़ी के लोग अब फिर से सम्राट बनने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन तभी मेरे मन में एक डरावना ख्याल आया। क्या उसने खुद अपनी ताकत काटकर किसी खतरनाक अस्तित्व का रूप ले लिया था? इस दुनिया के ज्यादातर खतरनाक जीव पहले कभी सम्राट रह चुके थे। उन्होंने खुद अपनी शक्ति का हिस्सा काट दिया था ताकि वो बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकें। लेकिन तभी मेरे मन में दूसरा विचार आया। शायद उसने खुद को कमजोर करके दुनिया की रक्षा करने वाला गार्जियन बनने का रास्ता चुना हो। ऐसे लोग भी खतरनाक अस्तित्वों में गिने जाते थे, लेकिन वो दुनिया को बचाने के लिए खुद को सील कर लेते थे ताकि किसी बड़े संकट के समय दोबारा जाग सकें। मैं उसके बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक पूरे आसमान को ढक देने वाला एक विशाल हाथ प्रकट हुआ। उस हाथ ने सीधे उसके होली लैंड को मलबे में बदल दिया। लेकिन मुझे तुरंत कुछ अजीब महसूस हुआ। उस होली लैंड ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। स्पष्ट था कि वो जगह पहले ही खाली की जा चुकी थी। उसने अपने गायब होने से पहले सब कुछ हटा लिया था और जो हमला हुआ वो सिर्फ एक जांच थी। मैं गहरे आसमान की तरफ देखता रहा। उसी दौरान एक साधारण सी रोशनी मेरी नजरों के सामने से गुजरी, लेकिन उस रोशनी में मुझे एक बेहद खास आभा महसूस हुई। मैं तुरंत उसके पीछे निकल पड़ा। जब मैंने उस रोशनी के अंदर की चीज देखी तो मेरा चेहरा बदल गया। उसके अंदर एक बेहद अजीब चीज थी। उसकी शाखाओं पर 3 रहस्यमयी फूल खिले हुए थे। उन फूलों को सिर्फ एक नजर देखने से ही अमर आभा महसूस हो रही थी। वो थी रेनकार्नेशन डिवाइन फ्लावर, एक ऐसी इमॉर्टल मेडिसिन जिसके पीछे दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भी पागल रहते थे, लेकिन मैं कुछ कर पाता। उससे पहले ही वो डिवाइन फ्लावर अचानक मेरी तरफ उड़ने लगी। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो डिवाइन फ्लावर मुझे चुनने वाली थी, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक दिशा बदल दी। वो तेजी से मुझसे दूर भागने लगी। मैं बिना देर किए उसके पीछे दौड़ पड़ा। हालांकि मैंने अपनी असली थंडर डाओ इस्तेमाल नहीं की, मैंने सिर्फ लाइफ सोर्स डाओ का इस्तेमाल किया। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। विशाल ऊर्जा ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन जैसे ही मैं उसे छूने वाला था वो अचानक चमकती रोशनी बनकर दूर निकल गई। उसी समय वहां से गुजर रहे एक और इंसान ने भी उस डिवाइन फ्लावर को देख लिया और उसने भी तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की। दोनों ताकतें आपस में टकराईं। पूरा आसमान जोर से कांप उठा। मैंने दूर फैले अंधेरे की तरफ देखा। मेरा चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि वहां एक और खतरनाक अस्तित्व छिपा हुआ था। उसके चारों तरफ काला धुंध फैला हुआ था, जिसकी वजह से उसकी असली शक्ल देख पाना मुश्किल था। वो भी मुझे साफ नहीं देख पा रही थी। इसी वजह से उसने हमला नहीं किया और उसी मौके का फायदा उठाकर रीइंकार्नेशन डिवाइन फ्लावर वहां से भाग निकली। तभी उस खतरनाक अस्तित्व की आवाज सुनाई दी। उसने पूछा कि आखिर मैं कौन था। मैंने भी उसकी तरफ ध्यान से देखा, फिर बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। वो भी लड़ाई नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी जल्दी से गायब हो गई। सम्राट के गायब होने के 10,000 साल बाद मेरी उम्र 28,000 साल हो चुकी थी और इस दौरान मैंने अपनी तीसरी डाव को भी पूरी तरह मास्टर कर लिया था। वो थी हिडन एक्सटिंक्शन डाव। अब मेरी तीनों डाव एक दूसरे का सहारा बन चुकी थी। मेरी ताकत 10,000 साल पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, यहाँ तक कि मेरे अंदर हल्की सम्राट जैसी आभा भी दिखाई देने लगी थी। अब मैं उन खतरनाक अस्तित्वों का सीधे सामना कर सकता था। मुझे लगा था कि अब मैं आराम से अपनी कल्टीवेशन करता रहूंगा, लेकिन 1000 साल बाद अचानक 2 भाई बहन एक खास तरीके से एक रहस्यमयी जगह में घुस गए। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जगह दरअसल एक खतरनाक अस्तित्व का ठिकाना थी और वो अस्तित्व हजारों सालों से गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन जैसे ही उन दोनों ने वहां से एक दुर्लभ खजाना चुराया, वो तुरंत जाग उठा। अगले ही पल भयानक गुस्से से भरी आभा
पूरे आसमान में फैल गई। हालांकि उनके पास खास टैलिस्मन मौजूद था। उस टैलिस्मन की ताकत से वो कई स्टार रीजन पार करके भागने वाले थे, लेकिन तभी उस खतरनाक अस्तित्व ने उन पर हमला कर दिया। उसकी ताकत ने उन्हें जबरदस्ती नीचे गिरा दिया। फिर एक और विशाल हमला उनकी तरफ बढ़ा और दुर्भाग्य से जिस स्टार रीजन में वो हमला गिरा, मैं उसी जगह कल्टीवेशन कर रहा था। मैं उस समय एक खास डाव को समझने में डूबा हुआ था। उसी दौरान मुझे इस पूरी घटना का एहसास हुआ। मैंने तुरंत उन दोनों को देख लिया। वो एक लड़का और एक लड़की थे। उनके शरीर से बेहद शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उन दोनों के पास दूसरा एम्परर लेवल ट्रेजर भी था। एक पल में वो कई स्टार रीजन दूर भाग गए, जिसकी वजह से वो खतरनाक अस्तित्व उनका पीछा नहीं कर पाया। लेकिन उसी समय उसका हमला मेरी तरफ गिर चुका था। अगले ही पल मैंने हाथ उठाकर सामने धक्का दिया। मेरी ताकत सीधे उस विशाल हमले से टकरा गई। दो खतरनाक शक्तियों की टक्कर से पूरा आसमान कांप उठा। इस टक्कर में मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और उस खतरनाक अस्तित्व का हमला भी मैंने रोक दिया। दूर बैठे उस अस्तित्व को भी झटका लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका हमला रोकने वाला कोई दूसरा खतरनाक अस्तित्व निकल आएगा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो मुझे पहचान भी नहीं पाया। हालांकि उसने अपना गुस्सा दबा लिया, क्योंकि उसका असली लक्ष्य वो दोनों चोर थे, लेकिन उनकी असली जगह पता करना आसान नहीं था। आखिर में उसे ये नुकसान सहना पड़ा। सब कुछ शांत होने के बाद मैंने उन दोनों के भागने वाली दिशा में देखा। हालांकि मैंने उन्हें बस एक नजर देखा था, लेकिन फिर भी समझ गया कि वो दोनों इस युग के सबसे बड़े प्रतिभाशाली लोगों में से थे। लेकिन उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मेरी और उन भाई बहन की कहानी अभी बस शुरू हुई थी। कुछ समय बाद उन दोनों में बातचीत चल रही थी। लड़की का नाम चू याओगुआंग था। वो काफी शांत और समझदार थी। उसने कहा कि इतनी सारी डिवाइन ट्रेजर मिलना आसान नहीं होता। उनके मुताबिक हर इंसान इतनी बड़ी किस्मत संभाल नहीं सकता था, लेकिन असल में उनके पास पहले से 7 एम्परर टैलिस्मन मौजूद थे। अगर वो चीजें उनके पास नहीं होती तो शायद वो बहुत पहले मर चुके होते। इसके बावजूद चू याओगुआंग रुकना नहीं चाहती थी। उसने फैसला किया कि पहले वो अपने घाव ठीक करेंगे, फिर उन डिवाइन ट्रेजर से मिली ताकत को पूरी तरह समझेंगे। करीब 100 साल बाद मैं तेजी से तारों भरे आसमान को पार करता हुआ अपने एक ठिकाने पर वापस लौटा। मैंने हजारों सालों में ऐसे 3 गुप्त ठिकाने बनाए थे, जहां मैंने अपनी अनगिनत दुर्लभ चीजें छिपा कर रखी थी। लेकिन उनमें से एक जगह मेरे लिए सबसे खास थी, क्योंकि वहां एक अनमोल डिवाइन बैम्बू उग रहा था। उसका नाम 7 कलर्ड बैम्बू था। वो लगातार बढ़ता रहता था और उसकी ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं होती थी। मैंने सोचा था कि कुछ हजार साल बाद उसे पूरी तरह इस्तेमाल करूंगा। समय गुजरता गया। अब मेरी उम्र 30,000 साल हो चुकी थी। मेरी थंडर डाव, लाइफ सोर्स डाव और हिडन एक्सटिंक्शन डाव तीनों पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी थी। अब मैंने चौथी डाव समझना शुरू किया। वो थी स्लॉटर डाव। अब मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं पूरे संसार में बेखौफ घूम सकता था। कुछ दशक बाद अचानक मुझे अपने एक ठिकाने से अजीब हलचल महसूस हुई। उसी दिन वो भाई बहन एक खास ट्रेजर बॉक्स के सहारे मेरे गुप्त ठिकाने तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर दोनों दंग रह गए। लेकिन उन्हें लगा कि शायद अभी तक किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया था। उनके ट्रेजर बॉक्स को चलाने की कीमत बहुत बड़ी थी, इसलिए वो खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहते थे। चू याओगुआंग जोखिम लेने से डरती नहीं थी। असल में पिछले बार उस खतरनाक अस्तित्व से बच निकलने के बाद उसका डर काफी कम हो चुका था। जहां तक किसी खतरनाक अस्तित्व को नाराज करने की बात थी, उसे अब उसकी भी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसका छोटा भाई भी उसकी बात के खिलाफ नहीं गया। इसके बाद दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। उन्होंने कई सुरक्षा व्यवस्थाओं को पार किया। कुछ ही देर बाद उन्हें 7 कलर्ड बैम्बू मिल गया। उसे देखते ही दोनों के चेहरे खुशी से चमक उठे, क्योंकि वही असली खजाना था जिसकी तरफ ट्रेजर बॉक्स उन्हें लेकर आया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बैम्बू को छुआ, मुझे तुरंत एहसास हो गया। मैं कई सालों से अपनी शक्ति से उस बैम्बू को पाल रहा था, इसलिए उसके साथ मेरा गहरा संबंध बन चुका था। मैंने बिना देर किए तुरंत अपनी लाइफ सोर्स डाव सक्रिय की, फिर अविश्वसनीय गति से अपने ठिकाने की तरफ लौटने लगा। साथ ही मैंने अपनी खतरनाक आभा भी छोड़ दी। मेरी शक्ति अनगिनत स्टार रीजन पार करती हुई सीधे उस ठिकाने पर पहुंच गई और वहां पहुंचते ही मैंने उन दोनों को पहचान लिया। उस समय मेरे ठिकाने के अंदर कई दुर्लभ खजाने पहले ही लूटे जा चुके थे। यहाँ तक कि वो दोनों 7 कलर्ड बैम्बू को जड़ से काटने की कोशिश कर रहे थे। मेरे अंदर तुरंत हत्या की भावना उठ गई। मैंने अपनी शक्ति से उन दोनों को सीधे कुचलने की कोशिश की। उन्होंने बिना देर किए तुरंत एक एम्परर टैलिस्मन सक्रिय कर दिया। अगले ही पल उन दोनों के चारों तरफ दिव्य रोशनी फैल गई और जैसे ही मेरी ताकत उन तक पहुंचने वाली थी, वो दोनों अचानक गायब हो गए। लेकिन जाते जाते वो लगभग पूरा 7 कलर्ड बैम्बू भी साथ ले गए। पीछे सिर्फ जड़ का छोटा सा हिस्सा बचा था। अगले ही पल मैं खुद वहां पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं बहुत दूर था, इसलिए मेरी दूर से की गई ताकत उन्हें रोक नहीं पाई। मैंने अपने उजड़े हुए ठिकाने की तरफ देखा, फिर उस बैम्बू की बची हुई छोटी सी जड़ को घूरने लगा। मेरी आंखों में भयानक हत्या की भावना भर गई। मैंने तुरंत अपनी पूरी शक्ति छोड़ी। बहुत जल्द मुझे उस बैम्बू की हल्की आभा महसूस हो गई। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उनका पीछा करने निकल पड़ा, लेकिन वो दोनों भी बेहद चालाक थे। उन्होंने तुरंत अपनी दिशा बदल ली। धीरे धीरे उनकी आभा कमजोर पड़ने लगी। स्पष्ट था कि उन्हें पता चल चुका था कि मैं बैम्बू की लोकेशन महसूस कर सकता था, इसलिए उन्होंने उसे छिपाने का तरीका इस्तेमाल किया। आखिर में बैम्बू की आभा पूरी तरह गायब हो गई। मैं तारों भरे आसमान में खड़ा बस ठंडी नजरों से आगे देखता रह गया। मेरे स्तर की ताकत होने के बावजूद मैं उन दोनों को पकड़ नहीं पाया
गया था। यहाँ तक कि मेरा 7 कलर्ड बैम्बू भी चोरी हो चुका था, लेकिन मैं जानता था कि वो दोनों साधारण लोग नहीं थे। 14 साल बाद मुझे फिर से 7 कलर्ड बैम्बू की आभा महसूस हुई। मैं तुरंत उनकी तरफ निकल पड़ा। बहुत मुश्किल से मैंने उन दोनों का पता लगाया, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही उन्होंने फिर एक एम्परर लेवल ट्रेजर इस्तेमाल कर लिया और इस बार भी वो बच निकले। हालांकि बैम्बू के अंदर अब भी मेरी शक्ति मौजूद थी। उसी समय किसी दूर जगह पर वो दोनों बुरी तरह घायल हालत में छिपे हुए थे। लड़के ने घबराकर अपनी बहन से कहा कि उससे गलती से बैम्बू की आभा बाहर निकल गई थी, लेकिन वो एक बात समझ नहीं पा रहा था। उसके मुताबिक ये खतरनाक अस्तित्व बाकी लोगों जैसा नहीं था, क्योंकि आमतौर पर ऐसे अस्तित्व लंबे समय तक जागते नहीं रहते थे। लेकिन मैं लगातार उनका पीछा कर रहा था। चू याओगुआंग भी इस बात को अजीब मान रही थी। उसने कहा, ऐसे अस्तित्वों के असली इरादे समझना आसान नहीं होता। इसके बाद उसने फैसला किया कि उन्हें बैम्बू के अंदर बची मेरी शक्ति जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। तभी उसके भाई को अचानक कुछ याद आया। उसने कहा कि उसका एक दोस्त पहले किसी दूसरे खतरनाक अस्तित्व से टकरा चुका था और 3 बार उसके बेहद करीब जाने के बावजूद वो अस्तित्व नहीं जागा था। फिर उसने एक पागलपन भरा सुझाव दिया। उसने कहा कि अगर वो 2 खतरनाक अस्तित्वों को आमने सामने ले आए तो शायद दोनों आपस में लड़ पड़े। उसकी बात सुनकर चू याओगुआंग की भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि खतरनाक अस्तित्वों के खिलाफ चाल चलना बेहद जोखिम भरा था और जिस अस्तित्व की बात उसका दोस्त कर रहा था उसके अंदर भी कोई बड़ा रहस्य छिपा हो सकता था। लेकिन आखिर में चू याओगुआंग मान गई। उसने अपने भाई से कहा कि वो तुरंत अपने दोस्त से संपर्क करे, फिर वो मुझे उस दूसरे खतरनाक अस्तित्व की तरफ ले जाएंगे और देखेंगे कि आखिर क्या होता था। कुछ दिनों बाद वो दोनों अपने दोस्त से मिले। उसका नाम सोंग जिंगमिंग था। तीनों ने मिलकर लंबी बातचीत की। तभी उन्हें पता चला कि जिस खतरनाक अस्तित्व की बात सोंग जिंगमिंग कर रहा था वो एक प्राचीन युद्ध भूमि के अवशेषों में छिपा हुआ था। पूरा इलाका लाल रंग की भयानक ऊर्जा से ढका रहता था, इतनी खतरनाक कि कोई भी आसानी से अंदर नहीं जा सकता था। काफी चर्चा के बाद चू याओगुआंग ने फैसला किया कि वो अकेले वहां जाएगी। उसने अपने भाई और सोंग जिंगमिंग को दूर छिपे रहने के लिए कहा। फैसला लेने के बाद चू याओगुआंग ने 3 साल तक पूरी तैयारी की। फिर आखिर वो दिन आ गया। वो अकेली उस प्राचीन युद्ध भूमि तक पहुंच गई, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसके जैसे इंसान तक के रोंगटे खड़े हो गए। पूरी जगह में घनी लाल ऊर्जा फैली हुई थी, जो हजारों साल बाद भी खत्म नहीं हुई थी। जल्दी ही उसे वो लाल क्षेत्र मिल गया जिसके अंदर वो खतरनाक अस्तित्व छिपा था। उसने तुरंत 7 कलर्ड बैम्बू निकाला, फिर उसकी शक्ति का इस्तेमाल करके तेजी से अंदर बढ़ने लगी, क्योंकि उसे डर था कि मैं किसी भी पल वहां पहुंच सकता था। और सच में मुझे उसी समय 7 कलर्ड बैम्बू की आभा महसूस हो गई। लेकिन इस बार मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया। सिर्फ 3 साल के अंदर बैम्बू की आभा दोबारा सामने आ गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये गलती थी या जानबूझकर किया गया जाल, लेकिन फिर भी मैं तुरंत वहां निकल पड़ा, क्योंकि मुझे किसी चीज का डर नहीं था। मैं तेजी से उस इलाके के ऊपर पहुंच गया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर मैं भी एक पल के लिए रुक गया। 10,000 लाइक्स होते ही पार्ट 2 मिल जाएगा। पिछले पार्ट में मैं उस इलाके के ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन सामने का नजारा देखकर मैं भी हैरान रह गया। वो एक प्राचीन युद्ध भूमि थी जहां अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उधर मेरी भयानक आभा महसूस होते ही चू याओगुआंग भी डर से कांप उठी। उसने भागने वाला टैलिस्मन कसकर पकड़ रखा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो तुरंत भागी नहीं, बल्कि 7 कलर्ड बैम्बू को मजबूती से पकड़े रही। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी। आजकल के युवाओं की हिम्मत सच में काफी बड़ी निकली। असल में वो मेरे हमला करने का इंतजार कर रही थी ताकि यहाँ छिपे खतरनाक जीव को जगा सके। मैंने उसकी चुनौती महसूस कर ली, लेकिन मेरे वर्तमान स्तर और अनुभव के सामने सिर्फ खतरनाक जीव ही डर पैदा कर सकते थे। मैंने सीधे एक उंगली आगे बढ़ा दी। चारों तरफ की तारों वाली रोशनी इकट्ठा होने लगी। बहुत बड़ी और भयानक आभा पल भर में तैयार हो गई। अगले ही पल पूरी युद्ध भूमि टूटकर बिखर गई। ऐसी ताकत के सामने दुनिया में कोई नहीं टिक सकता था। हालांकि चू याओगुआंग समय रहते उस एम्परर टैलिस्मन से बच निकली, लेकिन इस बार उसे पहले से कहीं ज्यादा गंभीर चोट लगी। मैं इस तरह की चीजों का आदी हो चुका था। उसके बाद मैं अनगिनत तारों को पार करता हुआ वहां पहुंचा। इस समय लाल ऊर्जा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके अंदर सोया खतरनाक जीव आखिर जाग गया। मैं भी युद्ध भूमि पर उतर गया। वो खतरनाक जीव एक आदमी था। उसका शरीर देखने में मजबूत लग रहा था, लेकिन उससे सड़न जैसी हवा निकल रही थी। वो आदमी दुनिया को महसूस करते हुए धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा। उसे एहसास हुआ कि लगभग 9 लाख साल बीत चुके थे। वो पूरी तरह गहरी नींद में डूबा रहा और बड़ी आपदा का समय मिस कर गया। लेकिन जैसे ही उसने मुझे खतरनाक जीव के रूप में पहचाना, उसकी आंखों में तुरंत हत्या की भावना भर गई। वो जानना चाहता था कि मैं भविष्य की पीढ़ी का कोई इंसान था या 9 लाख साल पहले का कोई पुराना अस्तित्व। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा वो शायद उन लोगों में से था जो उस समय के ग्रेट एम्परर से खुद को सील करवा लेते थे, ताकि बड़ी आपदा आने पर जागकर दुनिया की रक्षा कर सकें। असल में ऐसे लोगों के लिए मेरे मन में कोई नफरत नहीं
नहीं थी, बल्कि मैं उनका सम्मान करता था। लेकिन आखिर में वो आदमी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसका शरीर धीरे धीरे धूल बनकर बिखर गया। मुझे लगा शायद वो फांग झेन था, वही इंसान जिसे लाल धूल वाले ग्रेट एम्परर ने अपने बराबर माना था। लेकिन अफसोस, उसे इमॉर्टलिटी नहीं मिली। मैंने वहाँ पड़े कुछ दुर्लभ आध्यात्मिक खजाने उठा लिए और वहाँ से निकल गया। मेरी वर्तमान साधना इतनी गहरी हो चुकी थी कि दिव्य वस्तु खोने के बाद भी मेरा मन पूरी तरह शांत बना रहा। उधर चू याओ गुआंग भागने के बाद कई साल तक छिपी रही। फिर वो सावधानी से बाहर निकली और अपने छोटे भाई व सॉन्ग जिनमिंग से मिली। जब उन्हें यकीन हो गया कि वहाँ खतरनाक आभा अब सक्रिय नहीं बची, तब जाकर वो अंदर घुसे। इसके बाद उन्होंने जगह जगह बिखरे खजानों की तलाश शुरू कर दी। इस बार उनकी कमाई बहुत बड़ी निकली। हालांकि उन्हें कोई दिव्य वस्तु नहीं मिली, लेकिन उन चीजों की मदद से उनकी प्रगति और तेज हो गई। पलक झपकते 600 साल बीत गए। तीनों दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच चुके थे। बस आखिरी ब्रेक थ्रू बाकी था। आखिर में भाई बहन ने सबसे पहले ब्रेक थ्रू शुरू कर दिया। दोनों ने एक साथ स्वर्गीय परीक्षा को जगह दिया। सबसे ताकतवर रास्ते पर चलते हुए कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। दो विशाल बिजली समुद्र आसमान से उतर पड़े। अनगिनत दिव्य बिजली की धाराएं तारों भरे आसमान को चीरने लगी। अगर कोई इसे पार कर लेता तो दुनिया का सबसे ऊंचा अस्तित्व बन जाता। तभी भयानक गर्जना के साथ दोनों भाई बहन स्वर्ग के खिलाफ ऊपर बढ़ गए। उन्होंने एक एक करके विनाशकारी बिजली को तोड़ डाला। जल्द ही दोनों का शरीर घावों से भर गया, लेकिन उनकी आभा जरा भी कमजोर नहीं हुई। इसी दौरान कुछ खतरनाक जीव भी जाग उठे। उन्होंने पहचान लिया कि आखिरकार वही दोनों इस स्तर तक पहुंच गए थे और अब पुराने हिसाब चुकाने का समय आ चुका था। 7 कलर्ड बैम्बू ने भाई बहन को बहुत फायदा पहुंचाया था। उसी वजह से वो अपनी पीढ़ी से आगे निकल पाए। लेकिन मेरी चीज इतनी आसानी से लेकर कोई बच नहीं सकता था। अगले ही पल मैंने दोनों पर एक साथ हमला कर दिया। बहुत बड़ी खतरनाक आभा आसमान से टूट पड़ी। ऐसी ताकत देखकर पूरी दुनिया कांप उठी। भाई बहन पहले से तैयार थे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हमला करने वाला वही 7 कलर्ड सर्वोच्च अस्तित्व था। चू जिंगहोंग के शरीर पर एक का बज आ गया। वो उसका दिव्य हथियार था, लेकिन स्वर्गीय बिजली और खतरनाक आभा एक साथ टूट पड़ी। उसका शरीर सीधे बिजली से छेद दिया गया। वो लगभग नीचे गिर पड़ा। उसी समय मेरे हमले ने उसे और दूर उछाल दिया। दूसरी तरफ चू याओ गुआंग 7 कलर्ड बैम्बू पकड़े हुए थी। उसकी आभा बेहद तेज थी, लेकिन वो भी हमला नहीं झेल पाई। हालांकि उन्होंने अपनी छिपी आभा छोड़ दी। उनकी चोटें पल भर में काफी हद तक ठीक हो गईं और उनकी आभा फिर से बेहद तेज हो उठी। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी। दो और खतरनाक जीवों ने भी हमला कर दिया। वो दोनों भी पुराने हिसाब चुकाने आए थे। शुआनलू प्राचीन सम्राट और फेंग त्यानजुन। चू याओ गुआंग ने तुरंत दोनों को पहचान लिया, क्योंकि वो पहले भी उनसे टकरा चुकी थी। चू जिंगहोंग के शरीर से लगातार खून बहने लगा। उसका पूरा शरीर लगभग टूट चुका था। चू याओ गुआंग की हालत भी बहुत खराब थी, लेकिन दोनों ने आखिरी ताकत जुटाई और फिर ऊपर छलांग लगा दी। इसी पल चू याओ गुआंग और ऊंचाई तक पहुंच गई। उसने उस आखिरी सर्वोच्च दीवार को लगभग छू लिया। पूरी दुनिया कांप उठी। लेकिन ठीक उसी समय उसका छोटा भाई पूरी तरह असफल हो गया। वो तारों के सबसे ऊंचे स्थान से नीचे गिर पड़ा। अनगिनत दिव्य बिजली उसकी तरफ टूट पड़ी, यहाँ तक कि उसके दिव्य पत्थर भी बंद हो गए। चू जिंगहोंग वहीं मर गया। वो सीधे महान आरोहण की परीक्षा में खत्म हो गया। चू जिंगहोंग दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली इंसान था, लेकिन उस पर 3 खतरनाक जीवों ने एक साथ हमला कर दिया था। अपने भाई की मौत देखकर चू याओ गुआंग की आंखें खून से भर उठीं। उसने कई बार इस तरह के दुखद नतीजों की कल्पना की थी, लेकिन सच में ऐसा होने पर वो खुद को संभाल नहीं पाई। उधर उसकी अपनी हालत भी सीमा तक पहुंच चुकी थी। एक के बाद एक स्वर्गीय बिजली उस पर गिर रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि तारों की गहराई से फिर खतरनाक आभा उठी और सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके दिल में निराशा भर गई, क्योंकि वो अब एक और खतरनाक हमला नहीं झेल सकती थी। सिर्फ यही एक बार उसे नीचे गिराने के लिए काफी था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सॉन्ग जिनमिंग अचानक उसके सामने आ गया। दिल में छिपी किसी भावना की वजह से वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने चू याओ गुआंग के लिए सर्वोच्च खतरनाक जीव का हमला सीधे झेल लिया। उसी पल उसका शरीर लगभग चकनाचूर हो गया। चू याओ गुआंग पूरी तरह हिल गई, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी सॉन्ग जिनमिंग अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी रक्षा कर रहा था। तभी एक और खतरनाक आभा फूटी। सॉन्ग जिनमिंग ने टूटे शरीर को संभालते हुए फिर सामने आकर हमला रोक लिया। इसके बाद वो पीछे जाकर गिर पड़ा। कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा बचा या नहीं, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर चू याओ गुआंग ने आखिरी कदम पार कर लिया। बहुत बड़ी आभा उसके शरीर में उमड़ पड़ी। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन उसी समय फिर एक खतरनाक जीव ने हमला कर दिया। वो अब भी नए एम्परर को जन्म लेने से रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने टूटा हुआ 7 कलर्ड बैम्बू लहराया और उसी पल दुनिया के सबसे
सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गई। पूरा ब्रह्मांड जोर से कांप उठा। इस समय तारों भरे आसमान के सबसे ऊंचे स्थान पर सिर्फ एक इंसान खड़ा था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। आंखों से सबसे ताकतवर दिव्य रोशनी निकल रही थी। चारों तरफ सम्राटीय आभा फैल चुकी थी। चू याओ गुआंग आखिर ग्रेट एम्परर बन गई। वो इस युग की अंतिम विजेता बन चुकी थी। उसकी सिर्फ आभा ही खतरनाक जीवों के मन में डर भरने के लिए काफी थी। अब कोई भी आसानी से दुनिया में तबाही मचाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर भी वो अपने पुराने दुश्मनों को नहीं भूली। जहाँ तक सोंग जिनमिंग की बात थी, चू याओ गुआंग ने उसे समय रहते बचा लिया, लेकिन वो अपंग हो चुका था। उसकी साधना की नींव पूरी तरह टूट गई थी। अब वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता था। चू याओ गुआंग ने आसमान की तरफ देखा। उसकी सम्राटीय आभा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। अब उसने उन खतरनाक जीवों की तलाश शुरू कर दी जिन्होंने उस पर हमला किया था। वो सिर्फ दो लोगों की पहचान कर पाई। एक था शुआनलू प्राचीन सम्राट, दूसरा था फेंग तियानजुन। बाकी दो की पहचान वो नहीं कर पाई। उसे सिर्फ इतना पता चला कि उनमें से एक लाइफ डाओ वाले रास्ते का इस्तेमाल करता था और दूसरा प्राचीन बर्फ वाले रास्ते का। चू याओ गुआंग किसी को छोड़ने वाली नहीं थी, भले ही ये दुश्मनी उसके और उसके भाई की वजह से शुरू हुई थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वो छोटी चोर आखिर ग्रेट एम्परर बन जाएगी, लेकिन अब जो होना था हो चुका था। मैंने फिलहाल खुद को शांत किया और फिर अपनी इमोर्टल साधना के रास्ते पर लौट गया। ग्रेट एम्परर बनने के बाद चू याओ गुआंग को चू जुए ग्रेट एम्परर कहा जाने लगा। आने वाले हजारों सालों तक वो अपनी शक्ति को और मजबूत बनाती रही, साथ ही अपने खतरनाक दुश्मनों की तलाश भी जारी रखी। ग्रेट एम्परर बने 4000 साल बीतने पर उसे महसूस हुआ कि सोंग जिनमिंग अब मरने वाला था, इसलिए उसने उसकी जिंदगी बढ़ा दी। इतना ही नहीं, उसने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए सोंग जिनमिंग को चुना। उसका रवैया बहुत कठोर था। वो सोंग जिनमिंग को मना करने का मौका तक नहीं देना चाहती थी। 8000 साल बाद चू याओ गुआंग ने आखिर शुआनलू प्राचीन एम्परर का ठिकाना खोज लिया। उसने बिना हिचक हमला कर दिया। पल भर में पूरा छिपा हुआ इलाका तबाह हो गया। मजबूर होकर शुआनलू प्राचीन एम्परर को बाहर आना पड़ा। इसके बाद सर्वोच्च अस्तित्वों की भयानक लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि शुआनलू प्राचीन एम्परर पूरी तरह बूढ़ा नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने पुराने सबसे ताकतवर समय जैसा भी नहीं बचा था। आखिर में चू याओ गुआंग ने उसे मार गिराया। इसके बाद भी उसने अपने बाकी दुश्मनों की तलाश नहीं छोड़ी। वो कई प्राचीन खतरनाक इलाकों तक पहुंच गई और वहां भी कई भयानक लड़ाइयां हुई। आखिरकार ग्रेट एम्परर बने 15000 साल बाद उसने फेंग तियानजुन को भी खोज निकाला और उसे भी बेरहमी से खत्म कर दिया। लेकिन वो सिर्फ इतना ही कर पाई। बाकी दो खतरनाक सर्वोच्च अस्तित्वों का कोई सुराग नहीं मिला। सबको लगा अब वो हार मान लेगी, लेकिन आखिर में उसने खुद को दिव्य शक्ति में सील कर लिया और खुद भी खतरनाक अस्तित्व बन गई। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि दुश्मनों के लौटने का इंतजार कर सके और फिर उन्हें अपने हाथों से खत्म कर दे। उसका स्वभाव शुरू से ऐसा ही था। जब मेरी उम्र 48,000 साल हुई तब चू जुए ग्रेट एम्परर आखिर खत्म हो गई। इस युग का अंत घोषित हो चुका था, लेकिन मुझे हमेशा महसूस होता रहा कि उसके भीतर कुछ गड़बड़ थी। मुझे शक हुआ कि वो भी खतरनाक अस्तित्व बन चुकी थी और ये मेरे लिए अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि हमारे बीच अब भी दुश्मनी बाकी थी। भले ही शुरुआत उसी ने की थी, लेकिन इतने लंबे समय बाद सही और गलत का कोई मतलब नहीं बचता था। जब मैंने चू जुए ग्रेट एम्परर से दुश्मनी की थी तब मैंने लाइफ डाओ वाला रास्ता इस्तेमाल किया था। अब दोनों ही एक दूसरे को खत्म करने की योजना बना रहे थे। 48,000 साल जीने के बाद मैं भी असली खतरनाक अस्तित्व बन चुका था। मेरी सोच और नजर अब उन्हीं खतरनाक जीवों जैसी हो गई थी। उनमें से कई के अपने अपने बड़े दुश्मन थे। बहुत कम खतरनाक जीव ऐसे थे जो पूरी तरह अकेले रह सके, लेकिन आखिर में वो सभी खत्म हो जाएंगे। सिर्फ मैं ही इमॉर्टल और सबसे ताकतवर रास्ते पर आगे बढ़ता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हाइप कर देना दोस्तों।